अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। सवाल लिखें। A business sells two products. A business sells two products with 3 months warranty. Three months warranty. Total sales for the year. Total sales for the year 2025. प्रोडक्ट ए की 2.4 मिलियन रुपीस 2.4 मिलियन और प्रोडक्ट बी की 5.6 मिलियन। प्रोडक्ट ए की सेल्स के साथ ब्रैकेट में लिखें 1500 रुपए ईच जी। ए के लिए 1500 रुपीज ईच और बी के साथ लिखें 2000 रुपीज ईच। एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट। एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट ए की 100 रुपए पर यूनिट, रुपीज 100 पर यूनिट और बी 75 रुपए 75 पर यूनिट। ये एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट बताइए। ए की 100 रुपीज पर यूनिट और बी की 75 पर यूनिट। Past experience shows that 10% of product A and 6% of product B रिटर्न फॉर वारंटी रिपेयर्स। 10% ए में से और 6% बी में से रिटर्न फॉर वारंटी रिपेयर्स। up till year end following actual repair cost has incurred। साल में कितने क्वार्टर होते हैं आजकल? 4। आपसे रिक्वायर्ड है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स टू बी शोन इन SOFP। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स टू बी शोन इन SOFP।
हाँ जी, डन। 3 महीने में वारंटी खत्म हो जाती है। तो हम अगर ईयर एंड पे खड़े हैं, तो जो साल के आखिरी 3 महीने हैं, बस उन्हीं की वारंटी वैलिड है, बाकी तो खत्म हो गई है। तो जिसकी वारंटी ही खत्म हो गई, उसकी तो प्रोविजन नहीं चाहिए। प्रोविजन चाहिए सिर्फ जिनकी वारंटी अभी बाकी है। तो एक तो जो साल की सेल मैंने दी थी, उसमें से हमें 3-3 महीने की निकालनी थी पहले तो चौथे क्वार्टर की सेल्स बन गई ए की। कितनी? हाँ, यूनिट ही चले, क्योंकि आपको रिपेयर कॉस्ट मैंने कल बताई थी सेल प्राइस की परसेंटेज में। आज बताइए रुपए पर यूनिट। कल जो सवाल किया था उसमें परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू थी, तो सेल्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। आज मैंने कहा है 100 रुपए पर यूनिट रिपेयर कॉस्ट, फिर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए साल में ए के यूनिट कितने बेचे थे? 2.4 मिलियन रुपए डिवाइडेड बाय 1500। तो अब ये आगे साल के यूनिट्स, इसमें से 3/12 400। बी की पूरी सेल्स थी 5.6 मिलियन, 2000 रुपए का एक। कितने यूनिट्स बेचे थे? इनमें से 3 महीने 700। ये आखिरी क्वार्टर के आगे यूनिट्स। क्या क्वार्टर ही किया मैंने? 3/12 1/4 कर लें। हाँ जी, यूनिट्स क्यों निकाले हैं इस पे एतराज? रिपेयर कॉस्ट रुपए पर यूनिट है ना, तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो इतने यूनिट्स हैं जो अभी वैलिड वारंटी वाले हैं। तो बेस्ट एस्टिमेट फॉर रिपेयर कॉस्ट हो जाएगा 400 यूनिट्स में से 10% वापस आएंगे और एक के ऊपर लगेंगे 100 रुपए, और 700 यूनिट्स में से 6% वापस आएंगे और उस पर लगेगा 75। 4150। लेकिन हमने प्रोविजन इतने की नहीं बनानी, क्योंकि इस चौथे क्वार्टर की सेल्स के अगेंस्ट इतना खर्चा असल में हो चुका हुआ है। तो प्रोविजन बनेगी बाकी की। तो प्रोविजन ईयर एंड पे आ जाएगी ए की 4000 माइनस 1200 और बी की 3150 माइनस 1800 13। जी हाँ जी, वारंटी रिपेयर्स की अमाउंट। ये सही भी थी किसी की? सबकी? नहीं, तो जिनकी गलत थी बताएं इसमें जो पूछना है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? पूरा साल ही? 3 महीने की वारंटी है ना, मैंने लिखवाया तो था सवाल। जनवरी से दिसंबर अगर अकाउंटिंग ईयर है, तो जो चीजें सितंबर में बेची थी, नहीं हम 31 दिसंबर 25 पे खड़े हैं, हम ईयर एंड पे खड़े हैं ना, एसएफपी बना रहे हैं। तो जो चीजें 30 सितंबर को बेची थी आखिरी दफा, उनके 3 महीने का खत्म हो जाएंगे, तो बस वो तो फारिग हो गए। जितनी चीजें जनवरी से सितंबर तक बेची थी, उनके 3-3 महीने की एक्सपायरी डेट गुजर गई है ना। अब जो 1 अक्टूबर को बेची थी, उसकी डेट 1 जनवरी है। हाँ, हम 31 दिसंबर 25 में खड़े हैं। हाँ, इनकी रहती है अभी, किसी की 1 दिन रहती है, किसी की 2 दिन रहती है, किसी की 3 दिन रहती है। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जो बेची गई चीजें, उन सब की वारंटी अभी बाकी है, तो सिर्फ उन्हीं की ही प्रोविजन बनेगी। जी बेटे बताएं, इसमें जो पूछना है 3 महीने पे कोई इतराज? चलें अब इसी में मतलब सवाल चेंज कर लेता हूँ। IS10 मिक्स कर रहा हूँ, इसको कर लें नोट सोल्यूशन को, फिर IS10 मिक्स करता हूँ।
ठीक है, नोटेड। अच्छा, अब ना मैं IS 10 मिक्स कर रहा हूँ। A business sells goods with 3 months वारंटी। A business sells goods with 3 month वारंटी। अगला साल है, अगला साल। सेल्स फॉर लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025। सेल्स फॉर लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025। अक्टूबर की 3 मिलियन, नवंबर की 4 मिलियन, दिसंबर की 5 मिलियन रुपीस। 2025 के आखिरी क्वार्टर की सेल्स बता रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन रुपीस है। expected repair cost expected repair cost 9% of sale value। सवाल रजिस्टर पे लिखना है। एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट 9% ऑफ सेल वैल्यू है जी। हाँ, मैं देख रहा हूँ जी। अरे तो बताया करो ना यार, ये स्पीकर नहीं होने दे। नहीं, आवाज नहीं आ रही इस रूम में। नहीं, मेरे से आवाज नहीं आनी, स्पीकर से आवाज आनी है ना। स्पीकर तो यही है। ये तो चेक कर रहा है, इधर आके आवाज आ रही है ठीक। वो तो कह रहे हैं आ रही है। अरे मुझसे नहीं बेटे, इससे आवाज आ रही है ना, ये तो यही है। अरे ये कैसे टेक्निकली हो सकता है, आवाज स्पीकर से आ रही है, मेरे से नहीं आ रही ना। वो तो स्पीकर तो यही, मैं वहां भी चला जाऊंगा तो। इधर देखे सुने आके आवाज ठीक आ रही है। एक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट 9% ऑफ सेल वैल्यू। पास्ट एक्सपीरियंस, हाँ जी सही आ रही। पास्ट एक्सपीरियंस shows that 10% goods return for warranty repairs। 10% goods return for warranty repairs। Actual repair costs incurred were as follows।
नहीं जी, आपसे रिक्वायर्ड है। आईएस 10 की जिंदगी का मकसद बता देता हूँ। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस साल की बना रहे होते हैं, उन फिगर्स में कहीं ना कहीं अंदाजे भी इस्तेमाल हुए होते हैं। तो आईएस 10 फेज के दौरान एक तो ये भी बात थी कि हमें कोई गलतियां पता चल रही हैं तो वो भी ठीक कर लेते हैं। फिर उसके अलावा हमने जिन चीजों के अंदाजे लगाए थे, जैसे बैड डेट भी तो एक अंदाजा ही था ना, एनआरबी भी अंदाजा था। तो जब आईएस 10 फेज में उनकी असल पिक्चर सामने आ जाती है, तो बैड डेट्स को एडजस्ट क्यों कर लेते हैं? मेरा सवाल ही मुझे पसंद नहीं आया। हमने डेटर के ऊपर बैड डेट की प्रोविजन बनाई हुई थी, हमें लग रहा था कि इससे पैसे डूब जाएंगे। ईयर एंड के बाद वाकई डूब गए। तो हमने जो अंदाजा लगाया था उसकी कंफर्मेशन आ गई ना। हमने अंदाजा लगाया था ये चीजें इतने की बिक जाएंगी, ईयर एंड के बाद वाकई बिक गई, तो हमारे अंदाजों की कंफर्मेशन भी हो रही होती है। तो आईएस 10 सारे स्टैंडर्ड्स की सपोर्ट के लिए बना है। ये का जुमला बोल दिया मैंने। आईएस 2 इन्वेंट्री की सपोर्ट के लिए भी बना है, डेटर्स के लिए भी बना है, आईएस 37 की सपोर्ट के लिए भी बना है। तो आईएस 10 फेज में हमें जो असल पिक्चर नजर आ जाती है, तो उसकी हेल्प से हम एस्टिमेट्स भी रिवाइज कर सकते होते हैं। पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, करें सवाल। हाँ जी, अभी सोच ही रहे हैं कि किया भी है, कर रहे हैं।
इवनली। अच्छा बता दो। चलिए सवाल तो सबने ठीक लिख लिया है और उसको पूरी हिफाजत से भी रखा हुआ है, वो इधर उधर भाग भी नहीं रहा। शाबाश। क्या? हाँ हाँ, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर। हाँ सही है। यार जो सवाल जो नहीं कर रहे सवाल समझ नहीं आ रही है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब तो रिसेशन नहीं है, अगर रह भी गया FR1 तो FR2 कंटिन्यू कर सकते हैं खैर खैरियत से। तो कर लिया करें भाई सवाल। ये जो नहीं कर रहे चलो सुस्ती अपनी जगह, लेकिन समझ नहीं आ रहा तो फिर पूछा करें। समझ नहीं आ रहा, पिछला भी नहीं समझ आया। जो अक्टूबर के महीने की सेल्स थी 3 मिलियन रुपए। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी बात पहले कभी हुई है, किसी ने पूछी है नहीं, शायद अंडरस्टूड बात थी, लेकिन चलिए बता देता हूँ। जो अक्टूबर के महीने की सेल्स है 3 मिलियन रुपए, ये 31 अक्टूबर वाले दिन पहली ही दफा कस्टमर आया और वो 3 मिलियन की चीज ले गया। ये पूरे अक्टूबर की सेल है। 1 अक्टूबर को भी हुई होगी, 2 को भी हुई होगी, 3 को भी हुई होगी। तो वो जो 1 अक्टूबर को सेल हुई होगी उसकी वारंटी कब तक रहेगी? 1 जनवरी तक। तो जो 1 अक्टूबर को ही हमसे चीजें खरीद कर ले गया होगा, क्या वो हफ्ते बाद ही रिपेयर के लिए नहीं ला सकता? ला सकता है। तो जिसको अक्टूबर में चीजें बेची थी उनमें से कुछ लोग अक्टूबर में ही आ गए होंगे। इसमें नहीं आ रहा, वैसे कह रहा हूं, तो कुछ अक्टूबर में आ जाते हैं। चलो मैं जो नवंबर में लिखा वो बता देता हूं। जिन लोगों को नवंबर में चीजें बेची थी उनकी वारंटी कब खत्म होनी थी? 3 महीने बाद, यानी आखिरी वाली भी बंदे की वारंटी 1 फेब को ना, दिसंबर नहीं, आखिरी वाला बंदा जिसको नवंबर के आखिरी दिन बेची होगी उसके बाद भी फरवरी के एंड तक का टाइम होगा। तो जो नवंबर में शुरू में कहीं लोग लेके चीजें जा रहे होंगे, हो सकता है हफ्ते बाद ही आ गए हो, तो इसलिए नवंबर की सेल से रिलेटेड नवंबर के अंदर क्लेम आ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपको अगर यहाँ पर 4 फिगर्स लिखी नजर आ रही हैं, तो अगर किसी लोग को लग रहा है कि वारंटी तो 3 महीने की थी, तो फिर 4 महीने में कैसे आ गया? भाई नवंबर में जिसने शुरू में चीजें खरीदी वो परसों ही आ जाएगा चीजें लेके, कोई मसला नहीं, आ सकता है। बस आखिरी डेडलाइन कब होगी? जिनको नवंबर में चीजें बेची गई हैं, फेब का एंड, उसके बाद नहीं कोई आ सकता। अब इसमें जो डाटा है ना उसका ब्रेकअप इस तरह से, मैंने तो कलर भी इसलिए चेंज कर दिए थे कि हम 31 दिसंबर 25 ईयर एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो हम खड़े हैं यहाँ। ये तो वैसे हमें 2 महीने और गुजरने की वजह से ये पिक्चर भी नजर आ गई है। ये IS10 फेज है, ये जो नीली नीली फिगर है IS10 फेज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी फाइनलाइज हो रही हैं और आपको अगर जनवरी फरवरी का डाटा दिया है तो ये ख्वाब नजर आ रहा है, जनवरी फरवरी भी गुजर गया हुआ है, ये IS10 फेज है। तो हमें एक्चुअल पिक्चर भी नजर आ रही है कुछ कुछ। जो अक्टूबर की सेल्स है, पहले इनकी बात करता हूं। अक्टूबर की जितनी भी सेल्स थी उनका वारंटी कब खत्म हो जाने था पीरियड? अरे 1 जनवरी को नहीं ना भाई, जनवरी के एंड तक। फरवरी मार्च अप्रैल में उनका कोई क्लेम नहीं आ सकता। तो अक्टूबर वाली सेल्स की बात कर रहा हूं मैं पहले। अक्टूबर की सेल्स कितनी थी? 3 मिलियन। अच्छा बल्कि मैं इसको ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। चले पहले बिल्कुल बेसिक सवाल पे चलते हैं। अक्टूबर की 3 मिलियन की सेल्स थी, इनमें से 10% की वापसी की उम्मीद थी, जिन पे 9% खर्चा होना था। कितना? 27,000। नवंबर की बात करते हैं, 4 मिलियन 36,000। दिसंबर 5 मिलियन 45,000। बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, कोशिश करता हूं। चले IS10 दफा करें। अभी इस वक्त जो सामने किया ये क्या है? हमारा बेस्ट एस्टिमेट है कि इन महीने की सेल्स की वारंटी के सिले में हमें इतने रुपए की रिपेयर कॉस्ट करनी पड़ेगी, हमारा बेस्ट अंदाजा है। यहां तक कोई एतराज? जो नहीं भी सोल्यूशन लिख रहे थे उनको भी पूछ रहा हूं बेटे, यहां तक कोई एतराज अगर जाग रहे हैं तो? पिछले सवाल तक जो कर चुके, हम प्रोविजन इतनी अमाउंट की नहीं बनाते, हम देखते हैं ईयर एंड तक क्या इन्हीं से रिलेटेड कोई क्लेम असल में आ गया था, क्या कोई खर्चा असल में हो गया था, क्योंकि ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये प्रोविजन की अमाउंट नहीं कैलकुलेट हो रही। फिर ये क्या मजाक हो रहा है? ये खर्चे की अमाउंट है कि इन वारंटी से रिलेटेड खर्चा कितना होगा। अब उस खर्चे में से जितना हो चुका वो तो हो चुका, बाकी की प्रोविजन बना रहे हैं हम। तो जो पिछले सवाल तक कर चुके, इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल से रिलेटेड क्या माइनस कर देना चाहिए? जो पिछला सवाल तक कर चुके, जो एक्चुअल हो चुका। अब जो एक्चुअल हो चुका उसमें इनको भी ले लें कि नहीं? ये फिगर्स क्या है? खर्चे का बेस्ट अंदाजा। प्रोविजन हम किस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं? 31 दिसंबर 25। तो प्रोविजन हम बनाते हुए इस
बेस्ट अंदाजे में से क्या माइनस कर लें? जो असल खर्चा हो चुका 31 दिसंबर तक, क्योंकि प्रोविजन 31 दिसंबर की कैलकुलेट हो रही है, तो 31 दिसंबर तक कितना असल खर्चा हो चुका? ये 12,700। क्या जी? जो अक्टूबर की सेल से रिलेटेड अक्टूबर में हुआ था, ये पूछ नहीं आप? अक्टूबर में नहीं हुआ था ना, होता तो मैं बता देता। जो मैंने 4 महीने लिखे 5वां भी लिख देता, नहीं हुआ था अक्टूबर में। ये तो मैंने सिर्फ फिगर इसलिए लिख के दिखा दी कि जिस महीने की सेल है उसमें क्लेम आ सकता है, तो मैंने अक्टूबर नहीं लिखा, बट नहीं हुआ होगा। ये 12,700 क्यों माइनस किया, ये क्यों नहीं किया माइनस, ये बात नहीं समझ आई। देखिए हम लोग प्रोविजन कैलकुलेट कर रहे हैं, बेशक IAS 10 फेज भी नजर आ रहा है, लेकिन हम लोग प्रोविजन कैलकुलेट कर रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 25। तो हमें 31 दिसंबर 25 पे कट ऑफ लगा के देखना है, जो खर्चा हो चुका था वो रहने देते हैं, बाकी की प्रोविजन बनानी है। तो 31 दिसंबर 25 तक था, ये है, ये था नहीं है। 31 दिसंबर 25 पे तो वो फ्यूचर है? क्या एडजस्टमेंट? अभी चल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। पहले मैंने सिर्फ इतना कहा है, देखिए पहले मैंने वो नीली कैलकुलेशन ये की कि हमारे बेस्ट अंदाजे के मुताबिक खर्चा उतना होना चाहिए। फिर मैंने उसमें से लाल वाली फिगर्स ये माइनस कर रहा हूं कि हम 31 दिसंबर 25 पे खड़े हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, तो जो खर्चे का बेस्ट अंदाजा है उसमें से क्या माइनस कर दें? जो असल खर्चा हो चुका, कब तक? ईयर एंड तक ना, क्योंकि हम कह रहे हैं ईयर एंड पे खड़े होके इतनी प्रोविजन है, इतना खर्चा और होगा, तो माइनस कर रहे हैं जो हो चुका था। तो हो चुका था तो यही है, ये पास्ट तो नहीं है कि है पास्ट। तो नवंबर में क्या माइनस कर दूं? 60, 200, 3600, 14, 300, 29, 800, 41। पिछले सवाल तक जो सीखा था ये आंसर है उसका, जितना पिछले सवाल तक सीखा था। यहां तक पहले तसल्ली से पूछ लें, अभी पिछले सवाल तक की वैरायटी में तो ये नहीं था ना, तो पिछले सवाल तक की वैरायटी ये है। तो यहां तक बता दें जो लोग साथ हैं, पिछले सवाल तक जो सीखा अगर उतना ही रखें तो ये काली काली प्रोविजन बननी चाहिए। ओके जी। अब ये जो IAS 10 फेज है ना, इसकी मिसाल आपको ऐसे समझाता हूं कि मिसाल अजीब सी है लेकिन चले मिसाल बता रहा हूं। आप घर वालों के साथ बैठे मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो अब आप पाकिस्तान का नहीं है, वो तो फिर दिल दुखता है, किसी और टीम का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच है। अब मैच अभी चल रहा है और वैसे ही गपशप में ओपिनियन दे रहे हैं, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीत जाएगा, एक इस तरह की चल रही है कन्वर्सेशन। सिर्फ जबरदस्ती की मिसाल बता रहा हूं, आपको मौका मिला अचानक टेक्नोलॉजी की बेस पे कि आप 4-5 घंटे ना फ्यूचर में चले गए और आपको अगले 4-5 घंटे दिख गए और आपको मैच का रिजल्ट पता लग गया। अब आप वापस आए, अब आप वापस आके क्या बोलेंगे कि न्यूजीलैंड जीत चुका है? बोलेंगे आप अभी भी यही? वो तो आपको अंदर की बात पता है कि आपने 4-5 घंटे का फ्यूचर देख लिया है और आपको न्यूजीलैंड जीता हुआ नजर आ चुका है, लेकिन आप जब वापस आके स्टेट कर रहे होंगे तो आप स्टेट ये नहीं करेंगे कि न्यूजीलैंड जीत चुका है, आप स्टेट यही करेंगे मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा। डायलॉग आप यही मारेंगे। तो हम लोग 31 दिसंबर 25 पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? डायलॉग मार रहे हैं कि हमें लगता है इतना खर्चा होगा, लेकिन IAS 10 फेज की वजह से क्या हुआ, हमें फ्यूचर दिख गया। अब हम अक्टूबर से रिलेटेड डायलॉग क्या मार रहे थे कि हमें लगता है कि जो बाकी 1 महीना रह गया है उसमें 14,300 का खर्चा होगा, लेकिन हमें अब असल में दिख गया फ्यूचर। तो अब 31 दिसंबर 25 पे अक्टूबर से रिलेटेड कितनी प्रोविजन शो करें? अक्टूबर से रिलेटेड सेल्स का हमें पूरा फ्यूचर नजर आ चुका हुआ है। अक्टूबर की वारंटी कब खत्म होनी थी? बस जनवरी फारिग, बस उसके बाद नहीं होना था। तो हमें अक्टूबर से रिलेटेड का पूरा फ्यूचर नजर आ चुका हुआ है और हम प्रोविजन किस अमाउंट की बना रहे हैं? जो फ्यूचर में होगा। तो हमें IAS 10 की वजह से पूरा फ्यूचर नजर आ गया हुआ है। तो हम डायलॉग अभी भी यही मारेंगे कि अक्टूबर से रिलेटेड सेल्स का फ्यूचर में शायद इतना खर्चा होगा, लेकिन IAS 10 की हेल्प से क्या हुआ कि हमें असल में पता चल गया। बोलेंगे अभी भी इसको शायद ही है, अभी भी ये प्रोविजन ही, लेकिन IAS 10 की वजह से हमें असल फिगर पता चल गई हुई। नवंबर के साथ भी ये सलूक हो सकता, क्योंकि नवंबर वाली भी वारंटी कब खत्म हो रही है, तो हमें पूरा फ्यूचर नजर आ गया हुआ है। तो ये कितना है? लेकिन दिसंबर वाली सेल्स का पूरा फ्यूचर नजर आ गया, तो फिर हम इसको इग्नोर करके जब पूरा फ्यूचर ही नजर नहीं आया तो बस ठीक है अंदाजे पे चलेंगे। तो इसलिए इस सवाल का आंसर बन जाएगा ये है 31 दिसंबर 25 की प्रोविजन जी। पूरा फ्यूचर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, नहीं माइनस, मैंने इनको माइनस तो नहीं किया इधर, मैंने ये 6200 को माइनस कहां किया है? मैंने ये 18,000 को माइनस किधर किया है? माइनस किसको किया है?
जो 31 दिसंबर 25 तक एक्चुअली हो चुका था, माइनस उसी को किया है, क्योंकि हम लोग प्रोविजन कैलकुलेट करते हुए ऑफिशियली यहां खड़े हैं, हम लोग ऑफिशियली यहां खड़े हुए हैं, यहां खड़े होकर प्रोविजन कैलकुलेट हो रही है, और जब यहां खड़े होकर प्रोविजन कैलकुलेट हो रही है तो ये पीछे इसलिए रह गए क्योंकि वो हो चुके थे। तो प्रोविजन की अमाउंट क्या होनी चाहिए थी कि कल कितना खर्चा होगा। तो अब जब IAS 10 फेज की वजह से हमें कल असल में नजर आ गया है तो हम अपनी प्रोविजन की अमाउंट को एग्जैक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या दिसंबर वाले का पूरा कल नजर आ रहा है तो फिर प्रोविजन की अमाउंट को एस्टिमेट ही रहने देते हैं। तो प्रोविजन चूंकि एस्टिमेशन है और IAS 10 फेज में हमें असल हालात नजर आ रहे हैं कि हम अपना एस्टिमेट रिवाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर लेंगे। जिसके पूरे हालात नजर आ गए थे उसका एस्टिमेट रिवाइज कर लिया, जिसके पूरे हालात नजर नहीं आ रहे तो विल गो विद एस्टिमेट, हमने जो अंदाजा लगाया था बस वही चलाएंगे। क्या मैं अपनी मिसाल दोबारा दोहराता हूं, अब मैं वापस अपने बहन भाइयों में आके ये बोलूंगा कि न्यूजीलैंड जीत चुका है, नहीं मैं बोलूंगा क्या, नहीं नहीं नहीं, बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर लोगों को दिखा रहा है एज एट 31 दिसंबर 25। लोगों को थोड़ी पता है IAS 10 फेज क्या होता है, लोगों को तो बिजनेस यही बताएगा मेरा बेस्ट अंदाजा है कि ये होगा, तो नाम तो वो प्रोविजन ही का यूज कर रहा होगा। उसमें फिर वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा कि क्लेम आ चुका है, हमारी टीम कह रही है इस पे 5,000 का खर्चा लग जाएगा, और उसमें फिर हम लोग उस 5,000 का एस्टिमेट काउंट कर लेंगे। ये IAS 10 मिक्स वाली बात आई समझ, पक्का। तो ये जो अभी आपको समझ आई नहीं, ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, इसलिए थोड़ी सी कमेंट्री कर दें अपने लिए, कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसे कीवर्ड्स लिख दें जो आपको महीने 2 महीने बाद भी पढ़ें तो खुल जाए दरवाजा। कुछ ना कुछ बेटा नोट किया करें, आपको जो लग रहा होता है ना कि हाँ समझ आ गया है, वो समझ आ गया है, ऐसे समझ आ गया था में बदलते देर नहीं लगती है, तो इसलिए कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लिखा करें। कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं ना तो उनको कीवर्ड्स ही इसलिए कहते हैं कि उनको पढ़ते हैं तो फिर खुल जाती है चाबी से सारा दरवाजा। जी जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एज एट 31 दिसंबर 25 ही कहलाएंगे ना। कुछ लिख लिया, हाँ भाई लिख लिया कुछ, ये बता दूं। चले बाकी अब जब पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये इस तरह की चीजें और भी आ जाएंगी। मेजरमेंट की हेडिंग दी थी वो खत्म, अगली हेडिंग यूज ऑफ प्रोविजंस, ये छोटी सी चीज है, यूज ऑफ प्रोविजन। ये इतनी अंडरस्टूड बात है कि अगर IAS ना भी लिखता तो आप फिर भी यही मतलब समझते इसका। हमने प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बना ली और एंट्री क्या कर ली, कल मैंने की भी थी बोर्ड पे, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स क्रेडिट। अब जब ये असल में लोग खर्चे के लिए आएंगे और हम असल में रिपेयर का खर्चा करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, फिर से रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, नहीं अब प्रोविजन डेबिट कर देंगे। क्यों फिर से रिपेयर एक्सपेंस क्यों ना डेबिट कर दें, क्योंकि हमने पहले कर तो लिया रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन इसीलिए तो क्रेडिट करके रखी थी। अब जब वो खर्चा असल में हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट, बस इसी को यूज ऑफ प्रोविजन कहते हैं। लिखता हूं भी अंग्रेजी,
इसमें सिर्फ एहतियात इस बात की है, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट ओके, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें एहतियात इस बात की है बस कि एक बिजनेस वारंटी रिपेयर्स की प्रोविजंस बनाता था, तो अकाउंटेंट कहीं चेंज हुआ, नया अकाउंटेंट आया, तो उस बिजनेस के खिलाफ किसी कस्टमर ने केस किया, कोई और मसला था, कोर्ट में वो गया, कोर्ट में केस चला, फैसला हुआ, और कोई और मसला था, ये वारंटी वाला नहीं था, किसी और बड़े मसले थे हमारी जिंदगी में, तो किसी और चक्कर में कोर्ट ने हमारे खिलाफ डैमेजेस का ऑर्डर कर दिया, अब हमें डैमेजेस देने पड़ गए, तो एंट्री क्या हुई होगी उन डैमेजेस पे करने की, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंटेंट जो था उसने कभी की हुई थी रिजल्ट से पहले क्लास में अटेंड, तो उसको याद पड़ता था कि सर ने पूछा था खर्चा होगा तो प्रोविजन डेबिट होगी, कैश क्रेडिट ओके, तो हमने कहा था ओके, तो उसको याद था प्रोविजन डेबिट करते हैं, तो कोर्ट के डैमेजेस की एंट्री उसने कर दी, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि प्रोविजन फॉर रिपेयर्स पड़ी हुई थी बुक्स में, तो सही हो गया ये। क्यों? प्रोविजन तब डेबिट करनी है जब वो खर्चा हो जिसके लिए प्रोविजन बनाई थी, लिखें इसमें अंग्रेजी, a provision shall be used, a provision shall be used only for the expenditure for which only for the expenditure for which the provision was originally recognized, for which the provision was originally recognized। तो यूज ऑफ प्रोविजन का ये मतलब है कि जब असल खर्चा हो जाए तो हमने प्रोविजन डेबिट करनी है, लेकिन वही प्रोविजन डेबिट करनी है जब वही खर्चा हो रहा हो जिसके लिए वो प्रोविजन बनाई। तो ये यूज ऑफ प्रोविजन बस ये इतनी ही थी। चेंजेस इन प्रोविजंस, क्या प्रोविजन फॉर जो भी था, मतलब हमने प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बनाया होगा तो प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, वो आपकी मर्जी है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बनाई हुई थी, जब असल में डिसमेंटलिंग होगी तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट कैश क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डैमेजेस बनाई हुई थी, जब असल में डैमेजेस देंगे तो प्रोविजन फॉर डैमेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। हमारे खिलाफ एक कोर्ट केस है, ईयर एंड पे पेंडिंग है, और वकील को लगता है कि हमारे खिलाफ ही फैसला होगा, तो डैमेजेस की प्रोविजन किस अमाउंट पे बनेगी? बेस्ट एस्टीमेट, बेस्ट एस्टीमेट पे। अगला साल भी गुजर गया, केस अभी भी पेंडिंग है, अब प्रोविजन किस अमाउंट पे बनेगी? बेस्ट एस्टीमेट पे। फिर तीसरा साल भी गुजर गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तीसरा साल भी गुजर गया, और ईयर एंड पे फिर केस पेंडिंग है, अब प्रोविजन किस अमाउंट पे बनेगी? बेस्ट एस्टीमेट पे। तो वो जो मेजरमेंट के रूल्स परसों लिखवाए थे, कल परसों, तो उन मेजरमेंट के रूल में यही लिखा था कि ये रूल्स पहली दफा के लिए भी हैं और सब्सिक्वेंट, तो रूल वही है लेकिन एस्टीमेट तो बदल सकता है ना, तो वो चेंज इन प्रोविजन के सब्सिक्वेंटली प्रोविजन पे वही रूल लगा रहे होंगे बेस्ट एस्टीमेट, लेकिन वो एस्टीमेट बदल रहा होगा। इसी तरह अगर कई साल दूर वाली प्रोविजन थी तो उसके लिए रूल क्या था? प्रेजेंट वैल्यू। अगले साल की बैलेंस शीट आ गई, अब क्या रूल है? फिर प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन वो प्रेजेंट वैल्यू बदल रही होगी, तो ये इस चेंजेस इन प्रोविजन में बताने लगा। पहला पॉइंट लिखें, प्रोविजन शैल बी रिव्यूड एट एंड ऑफ एवरी ईयर, provisions shall be reviewed at end of every year, and ये पॉइंट नंबर 1 रिपीट कर रहा हूं, provisions shall be reviewed at end of every year and shall be adjusted to reflect the current best estimate, क्या मतलब हुआ अंग्रेजी कि रूल तो बेस्ट एस्टीमेट वाला ही है लेकिन हर साल के एंड पे हम नया बेस्ट एस्टीमेट पे अपडेट कर रहे होंगे। 2 पॉइंट और लिख लें फिर इसके सवाल कराऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट,
अच्छा 2-3 साल हो गए, प्रोविजन अपडेट हुए जा रही है, चौथे साल आके हमारे वकील ने कहा जी कि अब जो है ना केस अपने हाथ में, अब हालात बदल गए, अब हमें ऐसे एविडेंस मिले कि अब नहीं कोई हमें हरा सकता। तो पहले प्रोविजन क्यों बनती आ रही थी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट की वजह से थी, तभी तो केस हुआ हुआ था। प्रोबेबल आउटफ्लो था, इसका मतलब वकील को लगता था कि 50% से ज्यादा चांसेस है कि हमें डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो अब चौथे साल वकील क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि 50% से कम चांसेस है कि हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो अब प्रोविजन का क्या करें? रिवर्स करते हैं। तो इसके लिए अंग्रेजी में अर्ज किया है, इफ इट इज नो लॉन्गर प्रोबेबल, if it is no longer probable that outflow of resources, if it is no longer probable, no longer probable का मतलब है अब नहीं है, पहले होता था probable, तभी तो प्रोविजन बनाई थी, लेकिन अब नहीं है probable, if it is no longer probable that outflow of resources will be required, then provision shall be reversed. Then provision shall be reversed. तीसरा पॉइंट लिखें, एफआर 1 में तो मुझे नहीं याद पड़ा कोई ऐसा टॉपिक जिसमें डिस्काउंटिंग, हाँ नहीं एफआर 1 में नहीं याद पड़ता। एफआर 2 में ना ऐसे कोई 3-4 टॉपिक आएंगे जहां पर हमने डिस्काउंट करके लायबिलिटी बनाई होगी, हैं ऐसे 3-4 टॉपिक हैं। तो अब लायबिलिटी तो बना ली प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, लेकिन हर साल उस लायबिलिटी की वैल्यू एस्टीमेट चेंज ना भी हो, फिर भी क्यों बढ़ रही होगी? टाइम गुजर रहा होगा। तो वो जो टाइम गुजरने से हवा भरती है ना अंदर, उसको इंटरेस्ट अकाउंट फॉर करते हैं, वो इंटरेस्ट माना जाता है। तो लिखें तीसरा पॉइंट, इफ प्रोविजन इज मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू, इफ प्रोविजन इज मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू, इफ प्रोविजन इज मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू, then increase in provision due to passage of time, टाइम गुजरने की वजह से जो प्रोविजन इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन प्रोविजन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, इंक्रीज इन प्रोविजन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरेगा तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। नहीं नहीं डिक्रीज कैसे होगी? डिक्रीज कैसे हो सकती है? डिफ्लेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और डिस्काउंटिंग सिर्फ इन्फ्लेशन, आप तो एमएफए पढ़ी है ना बीआईए, तो डिस्काउंटिंग सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से होती है? नहीं, रिस्क की वजह से भी होती है। तो नहीं, प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा ये चेंजेस इन प्रोविजन की हेडिंग खत्म, सवाल लिखे एक छोटा सा, जी नई प्रोविजन देंगे मतलब, हाँ अच्छा ये आ जाएगा जवाब, अभी ये आज और परसों वाले सवालों में आ जाएगा जवाब। ड्यूरिंग 2000 सवाल है, ये चेंजेस इन प्रोविजन के 3 पॉइंट्स, ये हेडिंग खत्म, अब इसकी प्रैक्टिस है। ड्यूरिंग 2022, ड्यूरिंग, हाँ जी 22, ड्यूरिंग 2022 a customer filed a suit for damages, a customer filed a suit for damages 2022 में हुआ है हमारे खिलाफ केस। एट एंड ऑफ 2022, अब बस वो डैमेजेस फुल स्टॉप, एट एंड ऑफ 2022 कंपनीज लॉयर believed, company's lawyer believed that adverse decision was highly probable, कि हमारे खिलाफ फैसला आएगा, ये बात हाईली प्रोबेबल थी। adverse decision was highly probable and his best estimate for the amount of damages, his best estimate for the amount of damages was 1.5 million। ये हो गया 2022 का वाकया, 1.5 million। at the end of 2023, at the end of 23,
This estimate was revised to 1.8 million. At end of 24, estimate was further revised to 2 million. During 2025, claim was settled by paying 1.7 million. मुझसे रिक्वायर्ड है सारी जनरल एंट्रीज। 2022 में क्या होगा, लॉयर को लगता था कि हाईली प्रोबेबल है कि हमारे खिलाफ फैसला होगा, तो प्रोविजन बनेगी। डैमेजेस भी लिख सकते हैं, जस्ट P&L भी लिख सकते हैं, काफी है। P&L डेबिट, प्रोविजन फॉर डैमेजेस कितना 1.5। उस वक्त लॉयर का बेस्ट एस्टीमेट 1.5 था। फिर 2023 में फिर ये मसला पेंडिंग है, तो रूल तो अभी भी बेस्ट एस्टीमेट वाला है, लेकिन अब करंट बेस्ट एस्टीमेट 1.8 हो गया है, तो 2023 में इसको 1.8 तक पहुंचा देंगे। 0.3 का और एक्सपेंस बना लेते हैं। फिर 2024 में रूल भी अभी भी वही है, बेस्ट एस्टीमेट, लेकिन अब करंट बेस्ट एस्टीमेट इसको 2 मिलियन तक पहुंचाना है, तो 0.2 और बना लेंगे। ये रेड वाला चेंज कर देना। और फिर फाइनली 2025 में, अब 2025 में ये मामला हो गया सेटल, यूज ऑफ प्रोविजन। जब असल में खर्चा करना पड़ गया, मामला सेटल हो गया, तो प्रोविजन तो हो जाएगी खत्म। प्रोविजन हम 2 तक पहुंचा चुके हुए थे, तो प्रोविजन तो 2 से ही फारिग करेंगे। और पैसे जेब से कितने जा रहे हैं 1 पॉइंट, तो एक लायबिलिटी थी जो कि 1.7 देके सेटल हो गई, तो बाकी तो ये एस्टीमेट रिवाइज हो रहा है और ये फाइनली यूज भी आ गया। अच्छा, इसमें 2-3-4 साल आ गए, तो इसमें वो प्रेजेंट वैल्यू और वो ये तो घिसटे 3 साल लगे हैं ना। प्रेजेंट वैल्यू तो वहां है जहां में पहले ही दिन पता है कि कई साल बाद सेटल होना है, और वो आपके लेवल पे सिर्फ डिसमेंटलिंग है। हाँ जी, यहां तक कोई सवाल? चलिए अब मंडे को डिसमेंटलिंग, बल्कि मंडे क्या, मंडे, ट्यूसडे और शायद वेडनेसडे भी डिसमेंटलिंग खेलेंगे। हाँ जी, अगर आपको रिवैल्यूएशन याद है तो ठीक है, अगर भूले में तो वो जरा रिवाइज कराना। मैंने शायद ट्यूसडे को रिवैल्यूएशन करानी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।